ओके ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को देखा था, आज की क्लास में और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं हमारा आज का क्या पहला टॉपिक है भाई। तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं सेल रिलेटेड टॉपिक्स का, कि सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सेलों के विषय में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि किसी भी सेल के अंदर कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, और जब हम उसको किसी बाह्य प्रतिरोध के साथ में लगाते हैं तो बाह्य प्रतिरोध के साथ में लगाने पर क्या होता है भाई, उसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होने लगती है। सेल से जो धारा निकलती है वो किस किस पर निर्भर करती है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध वाला 10 मीटर लंबा एक तार 6 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी के साथ 3 ओम वाले एक प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो तार में विभव प्रवणता क्या होगी। हमने विभव प्रवणता को लेकर बात की थी भाई कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो वोल्ट प्रति मीटर में इसे नापा जाता है, और भी अपॉन जो हमारे पास में एक्स कहें या हम इसको लेंथ कह दें, अगर एल हम लेते हैं तो ये हमारे पास में क्या होती है भाई, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो विभव की प्रवणता हम इसे कहते हैं। इसे कहते हैं हम विभव की प्रवणता। तो ये विभव प्रवणता हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा। तो देखिएगा दोस्त, पहले हम इसका एक परिपथ बनाते हैं। बेसिक सा हम एक परिपथ बनाते हैं। हमें क्या बोला है, 12 ओम प्रतिरोध वाला एक 10 मीटर लंबा तार हमारे पास में है। सपोज ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, ये कितना है भाई, 12 ओम का ये प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध है 12 ओम, लंबाई कितनी है इसकी, 10 मीटर। टोटल लंबाई कितनी है डियर इसकी, 10 मीटर की इसकी लंबाई है। ओके, आगे देखिए 6 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी और 3 ओम वाले एक प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है दोस्त, एक 3 ओम का प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो एक हमने यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया, ये हमने 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, और साथ में यहाँ पर क्या है, एक बैटरी भी जुड़ी हुई है। ये हमारे पास में बैटरी भी जुड़ी हुई है। बैटरी का वोल्टेज अगर हम देखें तो क्या दिया गया है डियर, यहाँ पर दोस्त हमें दिया गया है कि 6 वोल्ट इसका क्या है, ईएमएफ है। विद्युत वाहक बल या विभवांतर कहें कितना है हमारे पास, 6 वोल्ट यहाँ पर हमारे पास में ईएमएफ दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारे पास में टोटल यहाँ पर करंट प्रवाहित होगी, तो पहले तो हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। 12 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम इस परिपथ को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 12 और 3 ओम का प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। ये किसके साथ जुड़ा है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में जुड़ा है। ये बैटरी कितनी है भाई, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है जी, 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर विभवांतर और प्रतिरोध पता है तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, I इंटू आर होता है। ओम ने हमें बताया था पिछली क्लासेस में, ओम का नियम हमने पढ़ा है। तो V इज इक्वल टू आई आर है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। अगर हम I की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है वो 15। तो टोटल धारा कितनी प्रवाहित होगी भाई, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। धारा कितनी आ गई हमारे पास निकल कर, तो आई हमारे पास निकल कर आ गई है भाई 2/5 एम्पियर। 2/5 एम्पियर क्या आ गई, धारा हमारे पास में आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, तो विभव प्रवणता निकालना है। किसके आर पार निकालना है भाई, 12 ओम के प्रतिरोध पर निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 12 ओम का प्रतिरोध है, देखिएगा ये जो 6 वोल्ट का विभवांतर है ना दोस्त, ये 6 वोल्ट का विभवांतर क्या होगा, श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है। कुछ विभवांतर इस 12 ओम के प्रतिरोध के आर पार बट जाएगा, और कुछ विभवांतर यहाँ पर 3 ओम के आर पार क्या होगा, बट जाएगा। टोटल जो विभवांतर होगा वो क्या रहेगा, हमेशा 6 वोल्ट ही बना रहेगा इस कनेक्शन में। विभवांतर लेकिन क्या होगा, 6 में से कुछ हिस्सा 12 वोल्ट के पास जाएगा, कुछ हिस्सा 3 वोल्ट के पास में जाएगा। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर धारा कितनी है भाई, तो धारा अगर हम देखें तो करंट जो प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 2/5 एम्पियर की है। अब यही करंट पहले प्रतिरोध में भी जाएगी, यही करंट दूसरे प्रतिरोध में भी जाएगी। अगर हम इस 12 वोल्ट या 12 ओम के प्रतिरोध के आर पार अगर विभवांतर देखें तो कितना होगा भाई, V बराबर I इंटू आर अगर हम लगाते हैं
तो 2/5 तो आई का मान हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 12, 12 दूनी 24/5, तो कुल मिलाकर इस पे जो हमारे पास विभवांतर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 4.8 वोल्ट। तो जो 12 ओम या हमारे पास प्रतिरोध है 10 मीटर का, इसके आर पार विभवांतर कितना बनेगा भाई, तो इसके आर पार विभवांतर बनने वाला है हमारे पास में 4.8 वोल्ट। अगर सेकंड वाले प्रतिरोध में हम देखें तो कितना, अगर यहाँ पर विभवांतर बात करेंगे V(3), तो करंट तो यहाँ पर भी 2/5 ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध 3 ओम है, तो V बराबर I इंटू आर से मैंने लगाया 6/5 ओम हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी 1.2 वोल्ट आएगी, है ना जी। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई थी 4.8 वोल्ट आ गई थी। तो इसके आर पार विभवांतर होगा 4.8 वोल्ट का, इसके आर पार होगा 1.2 वोल्ट का, और टोटल विभवांतर 6 वोल्ट है। वही क्या हुआ, दो भागों में बट गया है। तो यहाँ पर हमारे पास में विभवांतर कितना बना, तो देखिएगा जो हमारा 10 मीटर का तार है इसके आर पार विभवांतर कितना बना भाई 4.8 वोल्ट का, और टोटल लंबाई कितनी है दोस्त, तो हमारे पास में लंबाई कितनी बोला 10 मीटर की लंबाई है। तो 4.8/10 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.48। और देखिए विभव प्रवणता की इकाई क्या होगी, तो वोल्ट प्रति मीटर हमारे पास में विभव प्रवणता की इकाई हो जाएगी। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो इसको याद रखिएगा कि विभव प्रवणता हमारे पास में क्या होगी भाई, तो विभवांतर बटे क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई हमारे पास में हो जाएगी। विभवांतर बटे टोटल लंबाई ही क्या कहलाती है, विभव प्रवणता हमारी कहलाती है। तो हमने पहले क्या करा, इस परिपथ को सॉल्व करा। इस परिपथ को हल करने के बाद में हमने धारा का मान निकाला। धारा का मान निकालने के बाद में हमारे पास जो प्रतिरोध थे, इन प्रतिरोधों में हमने क्या करा भाई, विभव का हमने निकाला कि वोल्टेज का कितना ड्रॉप हुआ है, अब विभव का कितना पतन हुआ है, हिंदी में अगर कहें तो कितना कितना विभव इन दोनों को मिला है। उस विभव की हमने क्या करी दोस्त, पहले हमने करी उसकी गणना, और गणना करने के बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर निकाला विभव प्रवणता को। तो विभव प्रवणता यहाँ से निकल कर आ गई 0.48 वोल्ट पर मीटर, है ना जी। ये वोल्ट पर मीटर है, ये मीटर इनवर्स होना चाहिए भाई, है ना। ये मीटर इनवर्स होगा सभी में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मीटर का इनवर्स होगा। 0.48 वोल्ट प्रति मीटर हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, CGPAT 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो दो सेल जिसमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, और प्रतिरोध क्या है भाई, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R के साथ, प्रतिरोध स्मॉल r ले लीजिए, स्मॉल r है, स्मॉल r है, प्रतिरोध कैपिटल R के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति डिलीवर होगा यदि R किसके बराबर होगा। प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति कब डिलीवर होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर किस कंडीशन में बनेगी। तो देखिएगा मैक्सिमम पावर के लिए अगर हम बात करें तो एक कंडीशन आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर जो हमारे पास में होती है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, है ना जी, मैक्सिमम पावर, या अगर हम बात करें अधिकतम शक्ति की, या अगर हम बात करें कि अधिकतम शक्ति कब हमारे पास में डिलीवर्ड होगी, अधिकतम शक्ति हमारे पास में कब होगी भाई, तो अधिकतम शक्ति के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास R इंटरनल होगा, R इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होगा भाई, आंतरिक प्रतिरोध, ये बराबर होना चाहिए किसके भाई, R एक्सटर्नल के, ये बराबर होना चाहिए R एक्सटर्नल के। तो जो भी आंतरिक प्रतिरोध होगा दोस्त अधिकतम पावर के लिए, जो भी आपके पास में आंतरिक प्रतिरोध होगा वही किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर भी होना चाहिए। वही आपके किसके बराबर होना चाहिए डियर, बाह्य प्रतिरोध के बराबर भी होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा, अधिकतम यहाँ पर क्या होगा, पावर डिलीवर्ड होने वाला है। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है भाई, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी पूछा हुआ है रिसेंटली, आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अधिकतम पावर अगर कभी डिलीवर्ड करनी हो, अधिकतम पावर अगर हमें देनी हो तो क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध होगा वही हमारे पास क्या होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध भी होना चाहिए। देखिए क्या बोला है, दो सेल जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, समांतर क्रम में जुड़े हैं भाई। तो दो सेल हैं, सपोज हमारे पास में ये दो सेल है, ये पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध है भाई, एक और हमारे पास में सेल है,
ये हमारे पास दूसरे सेल का हमने बना दिया आंतरिक प्रतिरोध। ये हमने दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बना दिया। ये दोनों किसके साथ जुड़े हैं, तो एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ में जुड़े हैं। ये हमारे पास बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया। अब ये जो दो हमारे सेल हैं यहाँ पर दोस्त देखिएगा, इस सेल का विद्युत वाहक बल ई है, इस सेल का भी विद्युत वाहक बल ई है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, दोनों का स्मॉल आर है। अब दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। और दोनों सेल कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो हमारे पास इन दोनों का कंबाइन आंतरिक प्रतिरोध बनेगा दोस्त, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है कि 1 में करके आप क्या कीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। 1 में करके आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आर जो स्मॉल आर टोटल होगा, स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध का जो कुल होगा, वो आपके पास में क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। और अगर अधिकतम पावर आपको डिलीवर करनी है तो फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्स पावर आपके पास में कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, कि जो बाहरी प्रतिरोध है कैपिटल आर, इसका मान क्या होना चाहिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो R/2 आपका क्या बनेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। R/2 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक सेल एक 3 ओम प्रतिरोधक के माध्यम से 0.5 एम्पियर की धारा आपूर्ति करता है और एक 7 ओम प्रतिरोध के माध्यम से 0.25 की आपूर्ति करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो देखिएगा, सेल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में कोई सेल है तो इस सेल का क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ तो आंतरिक प्रतिरोध इसका होता ही है, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और हमने इसको जोड़ा है किसके साथ भाई, एक बाहरी प्रतिरोध के साथ में, एक बाहरी प्रतिरोध के साथ में हमने इसे क्या करा है, जोड़ा हुआ है। जैसे ही हमने इसे एक बाहरी प्रतिरोध के साथ में जोड़ा, तो सपोज अगर इसका विद्युत वाहक बल हम कहें कि ई है, या हम इसे सिंपल भी से ही डिनोट करते हैं, तो ये अगर भी है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है भाई, तो यहाँ से जो धारा आई प्रवाहित होती है, आई बराबर क्या होगी, भी अपॉन कैपिटल आर जो कि बाहरी प्रतिरोध है, और स्मॉल आर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये हमारे पास सेलों को लेकर क्या निकल कर आता है दोस्त, ये हमारे पास सेल का कंसेप्ट निकल कर आ जाता है। ये हमारे पास सेल का क्या होता है, कंसेप्ट निकल कर आ जाता है। अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर हमारे पास में क्या हो जाता है भाई, तो याद रखेंगे कि स्मॉल आर हमारे पास में होता है सेल का क्या होता है भाई, आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास में हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना जी। लिख लेंगे अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, आंतरिक प्रतिरोध, या हम इसे कहते हैं भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर हमारे पास में क्या होगा भाई, तो ये होगा हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हम बाहर से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो हम बाहर से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसे हम जानते हैं किस नाम से, तो इसे हम जानते हैं बाह्य प्रतिरोध के नाम से, इसे हम जानते हैं बाह्य प्रतिरोध के नाम से। ओके, ये हो गया सेल का वोल्टेज, या हम कहें विद्युत वाहक बल, ईएमएफ कहें या विभवांतर कहें, चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वास्तव में ये ईएमएफ होता है, लेकिन ईएमएफ को हम एज अ ट्रीट कर लेते हैं, वोल्टेज की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, तो पहली कंडीशन क्या बोला भाई, जब हमने 3 ओम का प्रतिरोध लगाया, जब पहली कंडीशन में हमने 3 ओम का प्रतिरोध लगाया, तो हमारे पास धारा प्रवाहित हुई कितनी दोस्त, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। तो इस कंडीशन को अगर हम फॉर्मूले में रखें तो 0.5 इज इक्वल टू भी आर प्लस क्या हो जाएगा, हमने प्रतिरोध लगाया 3 ओम का। अगर यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर निकल कर आ जाएगा 0.5 आर प्लस हमारे पास हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू बन जाएगा भी। इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 1 दे सकते हैं दोस्त, इसको इक्वेशन नंबर हम दे सकते हैं 1, है ना जी। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 1.5 आपके पास निकल कर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है यहाँ पर, सेकंड कंडीशन बोला कि एक 7 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 0.25 की धारा प्रवाहित करता है। जब हमने 7 ओम का प्रतिरोध लगाया
तो धारा कितनी हो गई भाई, 0.25 एम्पियर की क्या हो गई, धारा हो गई। इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। अब हमने क्या करा, सेल तो बदला नहीं, सेल का जितना वोल्टेज था पहले वही वोल्टेज अभी भी रहने वाला है, तो सेल के वोल्टेज में कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। देखिएगा कंडीशन जमाते हैं तो करंट कितना है भाई, 0.25 एम्पियर का करंट है। सेल का वोल्टेज जो पहले था वही रहेगा, स्मॉल आर सेल का जो था वही रहेगा। हमने क्या करा, सिर्फ बाहर वाला जो हमारा प्रतिरोध लगा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या बाह्य प्रतिरोध, इसे हमने क्या करा, बढ़ा दिया, 7 ओम से बढ़ा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 0.25 ऑफ आर होगा। 0.25 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.75 इज इक्वल टू क्या बचेगा, भी बचेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से, दोनों में देखो दोनों क्या है, v के बराबर है, ये भी v के बराबर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना ही चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 0.5 आर प्लस होगा 1.5 इज इक्वल टू, हमारे पास होगा भाई 0.25 का आर प्लस होगा 1.75, ये हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। 0.25 को ट्रांसफर करके लाएंगे, यहाँ बचेगा 0.25 का आर, और 1.5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो बचेगा भाई यहाँ पर भी 0.25। देखिए दोनों तरफ 0.25 है, कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 हमारे पास में आ जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, कि जो हमारे पास में करंट है या जो रेजिस्टेंस हमारे पास में है, इंटरनल या आंतरिक प्रतिरोध, वो कितना हो जाएगा भाई, 1 ओम का हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये मैक्स लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है जी, अधिकतम लेवल के क्वेश्चन यही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा लेवल आपको नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स, है ना जी। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, MPPAT 2021 में पूछा गया है। तो देखिए अभी हमने सीखा था कि जो करंट की वैल्यू होती है दोस्त, वो किसके बराबर होती है, V अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R के बराबर होती है। ये तो हमने अभी फॉर्मूला निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा भाई अभी तक, है ना जी। अब चलिए इसी पर हम और एक और क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहा है जब एक सेल के टर्मिनल पर 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो धारा कितनी होती है, 0.5 एम्पियर होती है। तो जब हमने जोड़ा भाई 2 ओम का प्रतिरोध, तो करंट हमारे पास में कितना था, 0.5 एम्पियर का करंट था। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 0.5 इज इक्वल टू v कितना है भाई, v तो कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल r भी कांस्टेंट रहेगा, प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 0.5 r प्लस 0.5 इंटू 2 करेंगे भाई 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या दिया गया है कि जब प्रतिरोध को 5 ओम तक बढ़ा दिया जाता है तो धारा 0.25 एम्पियर हो जाती है। तो जब हमने प्रतिरोध को क्या किया भाई, जो बाह्य प्रतिरोध है इसको 5 ओम तक बढ़ा दिया, तो धारा कितनी हो गई, 0.25 एम्पियर क्या हो गया, करंट की वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 0.25 का एम्पियर इज इक्वल टू v अपॉन आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, स्मॉल आर कांस्टेंट रहेगा, नया जो बाहरी प्रतिरोध हमने लगाया 5 ओम का लगाया हुआ है। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए क्या बनेगा, 0.25 आर बनेगा, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे दोस्त, 1.25 बन जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारे पास v। दोनों इक्वेशन बन चुकी है, अब दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। अगर हम देखें कि समीकरण 1 व 2 से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। तो अगर दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर होगा 0.5 r प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं 0.25 का r प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.25 हमारे पास में हो जाएगा। दोनों v के बराबर हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सॉल्व करेंगे दोस्त तो यहाँ पर बचेगा 0.25 का r, ये 0.25 इस तरफ से आएगा, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा,
0.25 ही बच जाएगा। 1 उधर साइड ट्रांसफर होके जाएगा दोस्त, यहाँ पर 0.25 ही बच जाएगा। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 1 ओम ही हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। तो 1.0 ओम कहें या 1 ओम कहें, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने बनाए, दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा 1 ओम ही निकल कर आया है दोस्त। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन जो कि हमारे पास में सर्किट्स पर आधारित होने वाले हैं, इसका मतलब जो परिपथ पर आधारित होने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई। देखिए परिपथ पर आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यदि हमें बताना है इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन क्या है भाई, करेक्ट है। तो करेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताना है। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया है। यदि 40 वॉट और 80 वॉट के बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हैं। हमारे पास 2 बल्ब हैं, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा फिलामेंट आपके पास में होता है। पहले बल्ब का फिलामेंट सपोज ये है भाई, और दूसरे बल्ब का फिलामेंट सपोज ये है। ये 2 फिलामेंट है। पहला बल्ब कितने का है दोस्तों, पहले बल्ब की कैपेसिटी है 40 वॉट की, दूसरे बल्ब की कैपेसिटी कितनी है भाई, 80 वॉट का बल्ब है। अब ये 2 फिलामेंट हमारे पास में दिए गए हैं, ठीक है। आगे बोला है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 80 वॉट वाला फिलामेंट अधिक मोटा है, 40 वॉट वाला फिलामेंट अधिक मोटा है, दोनों की लंबाई समान नहीं हो सकती है, दोनों समान मोटाई के हैं। हमें बताना है क्या, इनकी मोटाई या लंबाई को लेकर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया कि समान लंबाई के हैं। जब समान लंबाई के हैं तो लंबाई समान नहीं हो सकती है, तो गलत बात हो गई। अब इन तीनों में से बताना है कि दोनों की मोटाई क्या है। अब मोटाई एक्चुअल में होती क्या है भाई, अगर हम किसी भी वायर को देखते हैं तो ये जो हम कटाक्ष क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये जो एरिया की हम लोग बात करते हैं कि ये जो तार की जो थिकनेस है या मोटाई है, इसको लेकर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और इस मोटाई का हमने सीधा सीधा संबंध देखा है किस चीज से भाई, प्रतिरोध से। तो हमने सीधा संबंध देखा है कि प्रतिरोध का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध कम होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। अब चलिए यहां पर बात करते हैं कि इनका हमें क्या दिया गया है, पावर हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम प्रतिरोध निकालेंगे। अगर हम पावर को हमें दी गई है कि इनकी शक्ति कितनी है भाई, तो इनकी शक्ति हमें दी गई है 40 वॉट और 80 वॉट के 2 बल्ब हैं। हम इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं, पावर गिवन है तो पहले हम पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए पावर हमारे पास में क्या होता है, तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर हमारे पास में क्या होता है भाई, V इंटू आई। या अगर हम बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, V² अपॉन R। ये भी हमने एक फॉर्मूला देखा है, ये भी हमने एक फॉर्मूला देखा ही हुआ है ना जी। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R होता है। अगर वोल्टेज हमारे पास में समान है तो पावर क्या हो जाएगा दोस्त, सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका, प्रतिरोध का। अगर V² कांस्टेंट है, दोनों बल्ब के लिए वोल्टेज अगर सेम है, हमने एक ही बोर्ड से दोनों बल्बों को जोड़ा हुआ है, एक 40 वॉट का है और एक 80 वॉट का, एक ही बोल्ट से जोड़ा तो वोल्टेज तो सेम हो गया। जब वोल्टेज दोनों के लिए सेम है तो पावर क्या होगा, सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती होगा R का। इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। जिसका पावर ज्यादा होगा दोस्त उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इसका जो 80 वॉट वाला हमारे पास ज्यादा पावर का है, तो इसका जो प्रतिरोध है या इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ज्यादा पावर तो कम प्रतिरोध। और इसका जो प्रतिरोध होगा 40 वॉट वाले का, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्त, कम वॉट का है तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये तो बात हो गई किसकी, प्रतिरोध को लेकर, है ना जी। प्रतिरोध को लेकर बात हो गई। अब आगे हमने प्रतिरोध को देखा है कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है दोस्त उसका क्षेत्रफल या उसकी हम क्या कह सकते हैं इसको, उसकी जो मोटाई होती है भाई, उसकी मोटाई क्या होती है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी मोटाई क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। क्योंकि R क्या होता है, सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है A का। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, कम होता है। तो जिसका यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा है उसकी मोटाई कम हो जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम है
उसकी मोटाई क्या हो जाएगी भाई, ज़्यादा हो जाएगी। उसकी मोटाई क्या हो जाएगी दोस्त, ज़्यादा हो जाएगी। ये फॉर्मूले से हमने सीखा हुआ है। तो देखिएगा 80 वॉट वाले की मोटाई क्या होनी चाहिए भाई, ज़्यादा होना चाहिए। 80 वॉट वाला फिलामेंट क्या हो जाएगा, अधिक मोटा हमारे पास में हो जाएगा। जब लंबाई अगर समान है, लंबाई अगर समान है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 80 वॉट वाले का एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 80 वॉट वाला अगर फिलामेंट है तो उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी। 40 वॉट वाला फिलामेंट अधिक मोटा, जी नहीं, 40 वॉट वाले की मोटाई कम है। 40 वॉट वाला तार कुछ इतना मोटा होगा, और जो 80 वॉट वाला है भाई वो कितना मोटा होगा, कुछ इतना मोटा वायर हमारे पास में हो जाएगा। तो मोटा कौन होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा है। जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो तार क्या होगा, मोटा होगा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जिसकी शक्ति ज्यादा उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारे पास में है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। या हम बात करें, हम जो सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं परिपथ का, हम दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है, समान रेटेड वोल्टेज वाले 60 वॉट और 40 वॉट बल्बों के प्रतिरोधों का क्या अनुपात होगा। प्रतिरोधों का अनुपात हमसे निकालना है भाई, प्रतिरोधों का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिएगा अगर हमारे पास दो बल्ब हैं, एक हमारे पास 60 वॉट का है, एक हमारे पास 40 वॉट का है, और दोनों के लिए वोल्टेज क्या है भाई, इसका वोल्टेज V है तो इसका वोल्टेज भी V ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कहा है समान रेटेड है। वोल्टेज क्या है, दोनों के एक समान है। जब वोल्टेज एक समान है तो दोनों का वोल्टेज हमने भी ले लिया भाई। अब देखिएगा प्रतिरोध की बात करें, अगर पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 है तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 हमारे पास में हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए पहले बल्ब के लिए अगर लगाते हैं तो सपोज मैंने लिखा P1, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्त, V स्क्वायर अपॉन R हो जाता है, तो R1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, दूसरे का प्रतिरोध R2 आ जाएगा, दूसरे का प्रतिरोध R2 आ जाएगा। अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो P1 बटे P2 कितना आ जाएगा हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा R1 डिवाइड में आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा R2। ये सॉल्व होकर क्या बनेगा भाई, तो V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू ऊपर आपके पास में आ जाएगा R2, नीचे आ जाएगा V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है जी, R2 अपॉन R1 अगर हमारे पास में बन गया है तो देखिए रिलेशन हमारे पास में क्या बन गया। ये तो हमारे पास चीज़ें दी गई थी जो हमने नोट करी है, गिवन डेटा है, आगे हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा भाई, अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास बना P1 बटे P2 बराबर हो गया हमारे पास क्या भाई, R2 बटे R1। रेशियो किसका निकालना है भाई, R1 बटे R2, पहले बल्ब का प्रतिरोध बटे दूसरे, तो दोनों को पलट देते हैं। अगर हम दोनों को पलटते हैं तो R1 बटे R2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, P2 बटे P1 के बराबर हो जाएगा। और P2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है भाई, तो 40 है, और P1 की वैल्यू 60 है। 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तीरी 6, तो 2:3 आपके पास में क्या बन जाएगा, करेक्ट यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि 2:3 में इनका क्या है भाई, प्रतिरोध का अनुपात है। प्रतिरोध का अनुपात यहाँ पर 2:3 का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा संबंध सत्य है भाई, कौन सा संबंध सत्य है। तो देखिए यही कंडीशन तो हमने अभी भी निकाली थी, यही कंडीशन हमने अभी भी निकाली थी कि जब हमारे पास में समान रेटेड वोल्टेज है, समान वोल्टेज वाले अगर बल्ब हैं तो शक्ति क्या होगी भाई, प्रतिरोध का इनवर्स होगी। P1 बटे P2 बराबर R2 बटे R1, या R1 बटे R2 बराबर P2 बटे P1 हमारे पास में हो जाता है। तो रिलेशन तो हमने अभी निकाला हुआ है। तो देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी दोस्त, अभी हमने निकाला कि R1 बटे R2, या हम P के रूप में लिखें कि पहले बल्ब की शक्ति बटे दूसरे बल्ब की शक्ति, ये किसके बराबर होता है, तो R2 बटे R1 के बराबर होता है। ये कंडीशन हम लोग अभी निकाल चुके हैं, ये कंडीशन हम लोग अभी निकाल चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी। हमारे पास में दो बल्ब दिए हैं R1 और R2। R1 वाले का हमारे पास में वॉट कितना दिया है भाई, तो 200 वॉट का दिया है। दूसरा बल्ब हमारे पास 100 वॉट का दिया है। रिलेशन क्या होगा, R2 बटे R1। तो यहाँ से संबंध क्या निकल कर आएगा भाई, R2 इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा,
ट्वाइस ऑफ R1 आपके पास में निकल कर आ जाएगा। R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 आपके पास में निकल कर आ जाएगा। यही आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आप इनको समझ रहे होंगे मेरे साथ साथ, और आप भी इन्हें साथ ही साथ क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, इन्हीं कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे जाएगा आपके एग्जाम में। चलिएगा बढ़ेंगे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बिजली की प्रेस पर 2000 वॉट 250 वोल्ट अंकित है, तो हीटर के पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। जो भी हीटिंग एलिमेंट हमने लगाया है प्रेस में, इसके पदार्थ का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है भाई, 2000 वॉट हमें दिया है, इसका मतलब पावर दी गई है। तो पावर हमारे पास में क्या है दोस्त, 2000 वॉट की हमारे पास में पावर है। वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज की बात हो जाएगी, 250 वोल्ट हमारे पास में हो जाएगा। तो हीटर के पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू हमारे पास V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है दोस्त, R हो जाता है। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R को इस तरफ लेकर आए तो V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा भाई, P हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, V की वैल्यू हमारे पास में क्या है भाई, 250 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और हमारे पास में P कितना दिया गया है भाई, तो P हमारे पास दिया गया है दोस्त 2000। सॉल्व करेंगे तो देखिए रजिस्टेंस कितना निकल कर आ जाएगा, 25 का वर्ग हो जाता है दोस्त 625, और एक जीरो का हो जाएगा हमारे पास 2 जीरो, डिवाइडेड बाई हमारे पास में बचेगा 2000। एक और 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर बचेगा 20। अब 20 से हम इसको काट सकते हैं, चलिए काट देते हैं भाई, 5 से पहले काट देते हैं, तो 5 चौका नीचे तो 20 आ जाएगा। 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 125 पंचे 625, यहाँ पर बचेगा 125। 125 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तेरी 12, 4 एक कम 4, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 31.25 ओम हमारे पास में क्या होगा भाई, इसका प्रतिरोध बन जाएगा। 31.25 क्या होगा भाई, यहाँ पर इसका प्रतिरोध बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी थी और आंसर आपका निकल जा रहा था। इसी पैटर्न पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं एग्जाम में। आगे देखिएगा, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि 100 ओम तथा 200 ओम के प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक 3.1 वोल्ट वाली बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक एमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है, तो एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो देखिए जो जो चीजें दी गई हैं हम सबसे पहले उन्हें जोड़ते हैं। 100 ओम और 200 ओम वाले दो प्रतिरोध हमारे पास जुड़े हुए हैं। एक हमने प्रतिरोध जोड़ा भाई, ये प्रतिरोध सपोज हमने जोड़ा कितने का, 100 ओम का। इसके बाद में हमें एक और प्रतिरोध जोड़ना है दोस्त, यहाँ पर ये हमने जोड़ा कितने ओम का भाई, 200 ओम का। ये दोनों प्रतिरोध हमने क्या करा, जोड़ दिया है। ठीक है जी, दोनों को हमने जोड़ दिया है। 3.1 वोल्ट वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये किसके साथ जुड़े हैं भाई, 3.1 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आगे देखिएगा, यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक अमीटर का उपयोग किया जाता है, तो अब अमीटर हम सपोज यहाँ पर जोड़ते हैं, ये हमने अमीटर को जोड़ा, इसका प्रतिरोध कितना है भाई, तो 10 ओम इसका प्रतिरोध है। इसको को हमने किसके साथ जोड़ा है भाई, तो इसको हमने जोड़ा है एक बैटरी के साथ में। ये बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी, ये बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी। बैटरी कितने की दी गई है, तो बैटरी हमें दी गई है 3.1 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ये सारा हमारे पास में परिपथ है। हमें बताना है कि इस अमीटर में से धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो देखिए अमीटर जो है, अमीटर का खुद का प्रतिरोध है 10 ओम, और जो 100 है ये 200 है और ये 10 है, तीनों किस क्रम में जुड़े। अगर आप बैटरी के एक सिरे से चलना शुरू करें, तो अगर आप इस सिरे से चलना शुरू करते हैं तो देखिएगा भाई घूमकर वापिस इस सिरे तक आने के लिए आपके पास क्या है, एक ही रास्ता है। जब सिंगल रास्ता है तो सारी चीजें किस में जुड़ी हैं भाई, सारी चीजें जुड़ी हैं आपकी श्रेणी क्रम में। अगर सारी चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई, 100, 200 और 10। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, 100 और 200 300, 300 और 10, तो कितने ओम हम बना सकते हैं, कुल प्रतिरोध हम लगा सकते हैं 310 ओम का। और यहाँ पर जो हमारे पास में बैटरी जुड़ी हुई है,
ये बैटरी कितने की जुड़ी है, 3.1 वोल्ट की जुड़ी है। तो वोल्टेज हमें पता है, कुल प्रतिरोध हमें पता है, तो I बराबर हम क्या लगा सकते हैं भाई, V अपॉन R लगा सकते हैं। वोल्टेज हमारे पास 3.1 है और हमारे पास प्रतिरोध है कितना भाई, 310 ओम। तो देखिएगा अगर दशमलव हटाते हैं भाई तो ये हो जाएगा 31, नीचे तो 310 ऑलरेडी था, दशमलव के बाद एक संख्या होने के कारण एक जीरो नीचे आ जाएगा। 31 से काटेंगे, 31 एक कम 31, नीचे आ जाएगा 100, तो 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.01 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब जितनी धारा प्रवाहित होगी भाई, अमीटर वही तो बताता है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो कुल मिलाकर धारा का मान क्या होगा, 0.01 एम्पियर की यहाँ पर क्या होगी, करंट प्रवाहित होने वाली है। तो ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन था जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध 9 ओम होता है, और जब वे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रतिरोध 2 ओम होता है। दोनों प्रतिरोधों के मान बताना है। तो देखिए, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भाई, किसी भी प्रतिरोध को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या हम जोड़ते हैं किस कॉम्बिनेशन में दोस्त, तो इसको हम कहते हैं सीरीज में। सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2, है ना जी। दो प्रतिरोध हमने जोड़ा, सपोज पहला प्रतिरोध हमारे पास R1 है और दूसरा प्रतिरोध हमारे पास R2 है। ये हमने इनको क्या करा, जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो दो प्रतिरोधों का योगफल कितना है भाई, कुल प्रतिरोध कितना है, 9 है। और जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं भाई, तो देखिए समांतर क्रम में जब आप इन्हीं को जोड़ेंगे या पैरेलल कनेक्शन में जब आप इनको जोड़ेंगे, तो समांतर में जब आप जोड़ते हैं तो 1/R टोटल, कुल प्रतिरोध क्या बनता है मेरे भाई, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो R टोटल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी R1 R2 अपॉन में आपके पास हो जाएगा दोस्त R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी दी गई है, तो देखिएगा 9 आपके पास में कितनी दी गई है भाई, 2 दी गई है। तो R टोटल जो हमारे पास समांतर क्रम में जोड़ा 2 ओम का है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, R1 R2 अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 की वैल्यू 9 है, तो 2 इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, 9। तो यहां से संबंध निकलेगा R1 इंटू R2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये बन गया आपके पास सीरीज वाला समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे दोस्त, अगर हमारे पास में दो ऐसी संख्याएं ले लीजिए जिनको जोड़ने पर 9 आए और जिनको गुणा करने पर 18 आए, तो ऑप्शन से चेक कीजिएगा क्या 2 और 7 को जोड़ने पर 9 आता है, जी हाँ। लेकिन 2 और 7 को जोड़ने पर, ये सेकंड ऑप्शन है दोस्त, 2 और 7 को गुणा करने पे 14 आता है, 18 तो आएगा नहीं। 4 और 5 को जोड़ने पे 9 आता है, लेकिन 4 पंचे 20 हो जाएगा भाई। 3 और 6 को जोड़ने पर 9 भी आता है और 3 छिंग 18 भी हो जाता है। तो देखिए यही तो संबंध है, R1 इंटू R2 बराबर 18 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 हमारे पास में आना चाहिए, जो कि पहला समीकरण था। तो हमारा जो ऑप्शन है, पहला इक्वेशन ये है भाई, और सेकंड जो हमने बनाया है वो हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो या तो हम इन्हें सॉल्व करें या हम इनमें ऑप्शन को रख रख कर चेक कर लें कि R1 की जगह 3 रखो, R2 की जगह 6 रखो, तो 3 छिंग 18 भी होगा और 3 + 6 9 भी होगा। दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही क्या बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा। हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपसे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, एक दुकान में 3 बल्ब हैं भाई, 40 वॉट 200 वोल्ट, 60 वॉट 200 वोल्ट और 100 वॉट 200 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। किसमें से एक का अधिकतम प्रतिरोध होगा, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा भाई, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा प्रतिरोध है और हमारे पास में क्या गिवन है, तो वोल्ट तो सभी के सेम है भाई, सारे के सारे जो बल्ब हैं समान वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले हैं, इससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सारे हमारे पास समान वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले हैं तो हमें कोई दिक्कत की तो यहाँ पे बात है नहीं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिएगा डेटा में क्या दिया है, ये हमारे पास 100 वॉट का है दोस्त, ये हमारे पास 100 वॉट का है ना जी, ये हमारे पास 100 वॉट का है। ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, कोई हल्का और कलर ट्राई करते हैं, ये वाला
ये 100 वॉट का है भाई, पहला बल्ब 40 वॉट का है और तीसरा हमारे पास 60 वॉट का है। ये तीन हमारे पास में बल्ब हैं, तीनों का वॉटेज हमारे पास में गिवन है कि इतना इतना इनका वॉटेज है। ठीक है, अब हम वॉट की बात करते हैं। पहला बल्ब है हमारे पास 40 वॉट का, दूसरा बल्ब है भाई 60 वॉट का, तीसरा बल्ब है हमारे पास 100 वाट का। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर वोल्टेज समान है भाई तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अगर V समान है सभी का, अगर भी हमारे पास समान है सभी का, जितने भी हैं सभी में अगर भी का मान अगर समान है, मतलब भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो P हमारे पास में सीधे सीधे क्या हो जाता है भाई, समानुपाती 1/r हो जाता है। अब ये जो संबंध बन रहा है एक के बटे में समानुपाती वाला, इसे हम क्या कहते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपात का संबंध हमें क्या बताता है भाई, कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो जिसका पावर कम है उसका आर क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। उसका आर क्या होगा दोस्त, ज्यादा होगा। और जिसकी पावर ज्यादा है उसका आर क्या होगा, कम होगा। अब 60 तो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, तो आंसर क्या बनेगा कि 40 वॉट के प्रतिरोध का क्या होगा भाई, अधिकतम प्रतिरोध पूछा है, तो अधिकतम प्रतिरोध किसका हो जाएगा, 40 वॉट 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, सबसे अधिकतम प्रतिरोध इसका हो जाएगा। निकाला कहाँ से हमने, तो कुछ इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमने इसको निकाला हुआ है, कुछ इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमने इसको निकाला हुआ है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा दोस्त आप लोगों को। हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है जो अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था, MPPAT 2019 में पूछा गया था। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, इसको अच्छे से बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िएगा, एक विद्युत इस्त्री भाई, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, प्रेस जिसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में इस्त्री। इस्त्री पर 220 वोल्ट 440 वॉट हमारे पास में क्या है, अंकित है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि क्या है भाई इसकी कंडीशन, 220 वोल्ट और 440 वॉट का हमारे पास में क्या है यहाँ पर अंकित है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी हमें यहाँ पर दी गई है ना जी। वोल्टेज भी दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, इसका वोल्टेज भी हमें यहाँ पर दिया गया है। तो वोल्टेज और वोल्टेज हमारे पास में हो गया। यह कितनी धारा लेती है, इसको गर्म प्रतिरोध क्या है, तीन चीजें बतानी है। धारा कितनी लेती है भाई ये भी बताना है ना, धारा भी बतानी है। पहला बोला यह कितनी धारा लेती है, इसका गर्म प्रतिरोध क्या है, और 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 30 मिनट के लिए इसे इस्तेमाल करने की साप्ताहिक लागत क्या होगी, एक हफ्ते तक अगर हम इसको चलाएं तो लागत क्या बनेगी। तो देखो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। वोल्टेज हमें दिया गया है कितना भाई, 220 वोल्ट हमारे पास में है। ठीक है जी, वॉट हमारे पास में गिवन है, पावर की पावर कितनी है, 440 वॉट की क्या है दोस्त यहाँ पर पावर है। V भी हो गया, P भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है सबसे पहले तो, है ना जी। करंट का मान भी निकालना है, प्रतिरोध भी निकालना है, सारी चीजें निकालनी है। तो हमने P का भी तो फॉर्मूला देखा था कि P बराबर हमारे पास में क्या होता है भाई, तो P बराबर हमारे पास में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें दोस्त, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V का स्क्वायर अगर करते हैं तो 220 का स्क्वायर 484 है ना, लिख सकते हैं भाई। स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 220 गुणित 220 डिवाइडेड बाई पावर कितनी दी है दोस्त, 440 दी है, 440 दी है। 220 से 440 दो बार कटेगा, 2 से 220 कट जाएगा 110 बार। तो इसकी जो हमारे पास में आर आया, प्रतिरोध कितना आया, 110 ओम आया। तो देखो 110 ओम यहाँ पर भी है, 110 ओम यहाँ पर भी है, दोनों में हमारे पास क्या है, 110 ओम है। तो दो ऑप्शन तो हो सकते हैं, इसमें भी 110 ओम है भाई, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये तो कट गया। अब तीन ही हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर बच जाते हैं। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। पावर प्रतिरोध भी हमारे पास निकल कर आ गया। तो हम जानते हैं आई अगर मुझे निकालना है तो ओम के नियम से क्या होता है, आई बराबर होता है V बाई आर। वी हमारे पास में कितना है भाई, वोल्टेज है 220 वोल्ट, आर हमारे पास 110 निकल कर आया, तो धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। धारा देखिएगा 2 एम्पियर इसी ऑप्शन में मौजूद है, यहाँ पर तो 4 एम्पियर है, हो नहीं सकता, 1 एम्पियर है, हो नहीं सकता। आंसर तो यही होगा कि 2 एम्पियर धारा 110 ओम का प्रतिरोध होगा। अब हम इसका बिजली का बिल भी बना लेते हैं कि यहाँ पर कितने यूनिट हमारी बिजली जलेगी। तो देखिए यूनिट अगर हमें निकालना है तो यूनिट हमारे पास कैसे निकालते हैं भाई, हमने सीखा था
वोल्टेज कितना है हमारे पास या पावर कितनी है, P इंटू हमने क्या निकाला था भाई, कितना टाइम हम इसको चला रहे हैं, या V इंटू आई से भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीपल फॉर्मूले आपके पास में हो सकते हैं, आप उससे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा क्या क्या हमारे पास में यहाँ पर कंडीशंस बन रही है। चलिए पावर कितनी है भाई इसकी, तो पावर अगर हम देखें तो पावर हमारे पास में क्या दी है दोस्त, हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट निकालने के लिए हमने सीखा था V इंटू आई इंटू टी, P इंटू टी, है ना जी। और कितने दिन तक हम चला रहे हैं तो दिन भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमने क्या लिया था 1000। चलिए इसमें मान रखते हैं पावर हमारे पास में कितनी है भाई 440 वोल्ट है। समय किस में रखना है भाई, घंटे में रखना है, क्योंकि ये किलोवाट घंटे की यूनिट होती है। 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, आधा घंटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आवर हो जाएगा, आधे का मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना जी। कन्वर्ट करना आता है ना आपको। देखिए 30 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 30/60 आवर, 30/60 आवर, या हम कहें तो 1/2 आवर हम इसको लिख सकते हैं। आधा घंटा 1/2 घंटे हम इसको लिख सकते हैं। कितने दिनों तक चला रहे हैं दोस्तों, हम चला रहे हैं 7 दिनों तक, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000 हमारे पास में आ जाएगा। 10 से 10 काटते हैं, 2 से अगर हम 44 को काटते हैं तो 2 से 44 कटेगा 22 बार, और 22 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से तो 44 कट जाएगा 22 बार, ये बचेगा 22 गुणित 7 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, है ना जी। ये रिजल्ट कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 154/100, और इसकी अगर यूनिट निकालेंगे तो ये बनेगा 1.54 यूनिट। हमारे पास कितना मीटर चला भाई, 1.54 यूनिट क्या हुआ, मीटर चला। अब देखो लागत या रेट कितना बनेगा, पैसा कितना बनेगा, तो 1 यूनिट का रेट है आपके पास में 2 रुपया, तो 1.54 यूनिट का कितना रुपया लगेगा भाई, 1.54 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 पॉइंट, है ना जी, ये बनेगा 308, तो 3.08, 3.08 रुपए हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल बनेगा। 3.08 रुपए क्या बनेगा, बिल बनेगा। यही हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप उसको ले सकते हैं पिछले क्वेश्चन को। बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऐसे 3 संयोजनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। भाई देखो 3 प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ा, ये हमने पहला प्रतिरोध लगाया, ये हमने दूसरा प्रतिरोध लगाया, ये हमने तीसरा प्रतिरोध लगाया, ये तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा। आगे क्या बोला, ऐसे 3 संयोजनों को जब 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, हाँ जी, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम, ओके। 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं भाई, ये 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। इन्हें हमने जोड़ा किसमें भाई, यहां पर लिख दे रहे हैं 1 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ऐसे 3 संयोजनों को हम किसमें जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये पहला संयोजन बना, ऐसा ही हमने दूसरा संयोजन भी लिया, ऐसा ही हमने दूसरा संयोजन भी लिया भाई, ये हमने दूसरा संयोजन भी लिया। फिर ऐसा ही हमने क्या करा, एक तीसरा संयोजन भी लिया, ऐसा ही हमने एक तीसरा संयोजन भी लिया। ये इन तीनों को हमने क्या करा भाई, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में तो सीधा जुड़ जाता है, लेकिन जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो देखिए सारे प्रतिरोध का कितना है भाई, सारे 1 ओम के हैं, सारे 1 ओम के हमारे प्रतिरोध हैं। पहले हम इस परिपथ को लेकर बात करते हैं, ये तीनों किस में जुड़े हैं भाई, तो ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। सॉल्व करेंगे 1/RT इज इक्वल टू बन जाएगा 3। तो R टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, R टोटल हमारे पास में बन जाएगा 1/3 ओम। मतलब ये जो पहला संयोजन है इसका कुल प्रतिरोध कितना बनेगा, 1/3 ओम। ऐसा ही सेम दूसरा संयोजन है, तो जो हमारे पास पहला संयोजन बना इसका प्रतिरोध बना 1/3 ओम।
यही संयोजन हमारे पास फिर से लगा है, इसका भी प्रतिरोध कितना होगा, 1/3 ओम होगा। ऐसा ही हमारे पास आगे भी लगा है, इसका संयोजन भी कितना होगा, 1/3 ओम ही हमारे पास में हो जाएगा। अब जब 1/3 1/3 1/3 के तीन प्रतिरोध किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। श्रेणी क्रम में अगर जुड़ गए हैं तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर जानते हैं श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, 1/R1 ना करके सीधे हम क्या करते हैं भाई, सीधे R1 + R2 + R3 कर देते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्त, 1 + 1 + 1 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 ओम आपके पास में फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। 1 ओम आपके पास में क्या होगा भाई, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो 1 ओम हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर कुल प्रतिरोध आपके पास में बन जाएगा। फाइनली आपके पास में यहाँ पर प्रतिरोध कितना बनेगा भाई, तो 1 ओम आपके पास में यहाँ पर प्रतिरोध बन जाएगा। तो यही आपके पास में क्या था, बढ़िया एक शानदार क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं भाई CGPAT में पूछा गया अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो विद्युत बल्ब प्रत्येक 220 वोल्ट और 500 वाट को 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में रखा गया है। देखिए हमारे पास दो विद्युत बल्ब हैं दोस्त, ये हमारे पास में पहला बल्ब है और एक और बल्ब हमने लगाया कुछ ये है, ये दो बल्ब हमने लगा दिया। किसके साथ लगा दिया, तो हमने एक सप्लाई लगा दी, सपोज ये हमने बैटरी ही लगा दी। ये इसका कितना वोल्टेज है भाई, 110 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट है। डीसी में होता नहीं, ये एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट की चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सप्लाई कितनी है भाई, 110 वोल्ट की हमारे पास सप्लाई हमने इसको दे दी है, करंट हमने दे दिया है। देखिए क्या है, 220 वोल्ट और 500 वाट का बल्ब है। पहला बल्ब भी कितने का है भाई, 500 वाट का, और वोल्टेज कितना है इसका, 220 वोल्ट का, है ना जी। इतने वोल्टेज पे ये बल्ब चलना चाहिए। तो दोनों बल्ब हमारे पास में सेम है। तो पहले तो हम जो हमारे पास में बल्ब है भाई, इसका निकालते हैं प्रतिरोध, इसका निकालते हैं प्रतिरोध। ये हमारे पास में पहला बल्ब है, इसकी जो कैपेसिटी है भाई 220 वोल्ट की कैपेसिटी है, और वोल्टेज कितना है, तो 500 वाट का ये लाइट है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास पावर होती है P = क्या होता है दोस्त, V² / R होता है, या अगर हम R की बात करें तो ये हमारे पास V² / P के बराबर हो जाती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए V का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 220 का स्क्वायर करने से अच्छा है हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अपॉन में हमारे पास में P कितना आ जाएगा, तो 500 वाट हमारे पास P आ जाएगा। ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना जी। 22 × 22 हमारे पास में हो जाएगा 484/5। ये क्या आ गया, इनका प्रतिरोध यहाँ पर निकल कर आ चुका है। 484/5 हमारे पास में क्या हुआ भाई, प्रतिरोध यहाँ पर निकल कर आ चुका है। किसका, एक बल्ब का। इसको अगर हम काटते हैं तो 5 9 45, 34 5 6 के 30, 4 8, 96.8 ओम हमारे पास पहले का प्रतिरोध आ गया। बल्ब अगर दिया है तो इसका प्रतिरोध कितना है भाई, 96.8 ओम है। इसका प्रतिरोध भी क्या है, 96.8 ओम है। अब जब दोनों का प्रतिरोध 96.8 है, 96.8 ओम है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, देखिएगा दोनों बल्ब क्या हैं भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बल्ब को आप एज अ प्रतिरोध भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बल्ब एक बहुत अच्छा उदाहरण है रेजिस्टेंस का। तो दोनों में हमारे पास प्रतिरोध आ चुका है 96 96। तो कुल यहाँ पर जो प्रतिरोध बना हमारे परिपथ में, श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में अगर ये जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो कुल वोल्टेज बना भाई वो 110 वोल्ट है। और श्रेणी क्रम में तो हम सीधे जोड़ सकते हैं प्रतिरोध को। तो 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 9 और 1 18, 193.6 ओम हमारे पास में क्या हो गया भाई, टोटल यहाँ पर प्रतिरोध हो चुका है। टोटल यहाँ पर प्रतिरोध हमारे पास में हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर एक्चुअल वॉट निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक्चुअल में वोल्टेज निकालना है। तो अब हम अगर यहाँ पर एक्चुअल वोल्टेज निकालने की कोशिश करें तो देखिएगा एक्चुअल जो हमारे पास में परिपथ बना, वो परिपथ हमारे पास में क्या रहा भाई, यहाँ पर लगा हुआ है प्रतिरोध और यहाँ पर लगा हुआ है विद्युत धारा। विद्युत धारा है हमारे पास, जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है, और प्रतिरोध कितना हो गया दोस्तों, 193.6 हमारे पास क्या हो गया, ओम में प्रतिरोध यहाँ पर हो गया। तो पावर क्या होगी नई वाली P डैश, पावर जो हमारे पास में यहाँ पर होगी
पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। वी कितना है भाई 110 गुना क्या हो जाएगा 110, आर का मान कितना आ गया दोस्त 193.6 हमारे पास में आ गया है, 193.6 आ गया। 11 11 के 121 और 2 जीरो का 2 जीरो और नीचे का दशमलव हटाए तो 1 जीरो और 1936 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1,21,100 1936 से हमें क्या करना है, इसको क्या करना है भाई काटना है, इसको यहाँ पर काटना है। तो ये लगभग देखिएगा ये 12,000 है, ये 2,000 है, ये लगभग बनेगा हमारे पास में 62 पॉइंट समथिंग बनेगा। और 62 अगर बना है दो बल्ब का कुल वोल्टेज तो एक बल्ब का कितना हो जाएगा 31.25 हो जाएगा, 62.5 ये बनेगा भाई। तो दो बल्ब का जो वोल्टेज बना तो देखिएगा दो बल्ब का कितना बन गया भाई, तो दो बल्ब का बन गया 62.5, तो एक का कितना बनेगा, दोनों को आधा आधा कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम हैं, 31.25 वॉट के हमारे क्या हो गए, दो बल्ब हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, दो बल्ब हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। क्लियर हो गया दोस्त, अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कहता है कि किसी चालक में 4.8 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो अनुप्रस्थ कार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे भाई। तो देखिएगा धारा हमें दी गई है आई, करंट हमें दिया गया है कितना 4.8 एम्पियर, 4.8 एम्पियर है ना जी, 4.8 एम्पियर हमारे पास में दी गई है। हमने जब शुरुआत करी थी पढ़ने की तो हमने पढ़ा था कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्त, एक एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमारे पास कितनी होती है भाई 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हमारे पास क्या होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक एम्पियर करंट में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि 4.8 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई 4.8 मल्टीप्लाई बाई 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हम क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि 625 को आप 48 से गुना करते हैं या 4.8 को आप 6.25 से गुना करते हैं तो देखिएगा 6 चौका 24, 24 और 1 25 तो ये हो जाएगा भाई। अब 625 का 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 40 का शून्य हासिल का 4, 8 दूनी 16, 4 20 का शून्य हासिल का 2, 8 48 और 2 50, 5 और बढ़ जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 30 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक जीरो को भी इसमें शामिल कर दें तो ये बन जाएगा 3 गुणा 10 की घात 19 आपके पास क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। तो 3 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या रहेंगे भाई टोटल इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो 3 गुणित 10 की घात 19 आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करा है और आगे के क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। हमारे पास में एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, कुल जितना भी यहाँ पर करंट होगा या रेजिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट हमारे पास में ए है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में डी है, इसके बीच में हमें कुल प्रतिरोध क्या करना है ज्ञात करना है। देखिएगा अगर मैं बी से देखूं भाई, लास्ट से हम शुरुआत करते लेकर आएंगे, बी से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ई तक जाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। अगर बी से ई तक जाने के लिए एक ही रास्ता है तो ये जो 20 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 80 ओम का प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे भाई। अगर ये श्रेणी क्रम में हो गए तो देखिएगा दोस्त क्या कंडीशन बनेगी, ये 10 ओम का प्रतिरोध एज इट इज रहा, ये हमारे पास बी पॉइंट रहा, इस बी से ये नीचे एक प्रतिरोध निकला हुआ है ई पॉइंट तक, ये प्रतिरोध है 50 ओम का। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये है 40 ओम का। आगे चलिए, ये 20 और 80 क्या हो गए दोस्त श्रेणी क्रम में जुड़ गए। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 20 और 80 का कुल प्रतिरोध हो जाएगा दोस्त 100 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब देखिए बी से हम ई तक की बात करते हैं, तो बी से ई तक जाने के लिए दो रास्ते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
पहला रास्ता तो मेरा ये वाला बना दोस्त जाने के लिए, और दूसरा रास्ता मेरा कुछ ये वाला बना जाने के लिए। तो देखिए दो यहाँ पर अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, मतलब ये 50 ओम और 100 ओम किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए भाई। तो जो 50 और 100 ओम के प्रतिरोध है हमारे पास में समांतर क्रम में हो गए। 50 ओम और जो हमारा 100 ओम का प्रतिरोध बना भाई, 100 ओम किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। समांतर में हो गए मतलब पैरेलल में हो गए। अब 50 और 100 अगर समांतर में है तो 1/RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 1/50 प्लस 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से RT की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी दोस्त, 100/3 ओम। 100/3 ओम आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में इतना परिपथ बच गया है, ये जो हमारे पास में जो इतना परिपथ बना है, इस पूरे की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 100/3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। अगर इसकी जगह में हम 100/3 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं तो देखिए हमारे पास परिपथ क्या बचा, ये बचा हमारे पास 10 ओम का परिपथ। यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिरोध आया वो कितना आया भाई, 100/3 ओम का प्रतिरोध आ गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जुड़ा हुआ है 40 ओम का प्रतिरोध। अब ये कौन कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है। अब अगर हम ए से डी पॉइंट के बीच में देखते हैं दोस्त, तो ए से डी तक जाने के लिए केवल एक ही रास्ता बना। जब एक ही रास्ता अगर बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों चीजें किस में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में ये जुड़ी हुई है। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना बनेगा दोस्त, तो कुल प्रतिरोध के लिए आप डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं। 10 प्लस आपके पास हो जाएगा 100/3 और प्लस आपके पास हो जाएगा 40। 40 और 10 जुड़ के हो जाएगा 50 और 100/3 को आप लिख सकते हैं 33.33। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 83.33 ओम हमारे पास में क्या बन जाएगा, कुल प्रतिरोध यहाँ पर बन जाएगा। तो 83.332 ओम आपके पास क्या होगा, कुल प्रतिरोध इस परिपथ के लिए हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका, जो प्रीवियस लास्ट ईयर पेपर हुआ था, हमने शुरुआती क्लास में भी उसका डिस्कशन करके रखा है। तो आप उस क्वेश्चन को भी एक बारी से जरूर से देखिएगा, फिर से उस वीडियो को देखिएगा, यूट्यूब पे आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, तो उस पर जाके आप उसको देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे, और भी हमारे पास में क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला ये पोर्शन आपका हो जाता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा समय देकर चलेंगे। आगे के चैप्टर्स हमारे पास थोड़े से आसान रहने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाई।